आओ देखो, यहाँ एक लिस्ट हमने बनाया है अभी। इस लिस्ट को भी देख करके बहुत कुछ कवर किया जा सकता है। इसमें कंपनी कॉन्फ़िगरेशन ही हमारा चल रहा है, मतलब कंपनी मैनेजमेंट के बाद, वाउचर मैनेजमेंट के बाद ओवरऑल हमने पूरा लिख दिया होगा। इवन कि टैली का एक स्पेशली हमने बनाया था ना, जैंगो टैली टॉपिक, ये रहा। तो टैली टॉपिक में हमने समझाया होगा कि कंपनी मैनेजमेंट में कम से कम क्या क्या आना चाहिए, स्टॉक मैनेजमेंट में क्या क्या आना चाहिए कंपनी मैनेजमेंट के बाद, फिर लेज़र मैनेजमेंट में क्या आना चाहिए, पेरोल मैनेजमेंट में क्या आना चाहिए, वाउचर एंट्री में क्या आना चाहिए उसके बाद बजट और ये सारी चीज़ें थी। अब ये ओवरऑल डाल दिया था, लेकिन यहाँ के बाद आई मीन लेज़र मैनेजमेंट के बाद और वाउचर के बाद की जो कहानी है उसको इससे समझा जा सकता है ज़्यादा बेहतर तरीके से, कि अगर वाउचर तक आपने सीख लिया, उसके बाद आपको कंपनी का एडवांस फीचर एक्सप्लोर करना है। और कंपनी का अगर कोई भी एडवांस फीचर आपको देखना है तो एडवांस फीचर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं रहता है, उसको इनेबल करना पड़ता है। और जब एडवांस फीचर इनेबल करने जाइएगा तो 3 सेक्शन दिखेगा, एक स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन का दिखेगा, एक अकाउंटिंग का दिखेगा और एक इन्वेंट्री का दिखेगा। 3 सेक्शन होता है। अब इसमें अगर हम बात करें स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन में, तो मेन 2 चीज़ें, क्योंकि वैट डिसकंटिन्यू हुआ, वैट ही के जगह पर तो किसको लाया गया है, जीएसटी। हाँ, वैट अभी भी लगता है, लेकिन किस चीज़ पे, जो जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। जैसे पेट्रोल, अगर बिहार में पेट्रोल बिक रहा है, पेट्रोल जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो वैट पे क्या लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाएगी, वैट लगाएगी। तो अगर इसमें देखना भी है तो नेक्स्ट थिंग क्या देखना होता है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग क्या, वैट देख सकते हो, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट किसको बोलते थे, वैल्यू एडेड टैक्स को। तो अगर ये 3 चीज़ें हमें आता है तो बोल सकते हैं कि टैक्सेशन का पार्ट पूरा हमारा कंप्लीट है। जीएसटी, टीडीएस एंड वैट, ये टैक्सेशन का पार्ट में आ गया। और ये कहाँ से शुरुआत होगी, वाउचर एंट्री के बाद। वाउचर एंट्री तक तो आपने किया ही, उसके बाद आपको कंपनी कॉन्फ़िगरेशन में पहले स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन में जीएसटी, टीडीएस। अब जीएसटी क्या हो गया, जीएसटी हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, टीडीएस हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, और वैट भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन वैट सिर्फ उन सामानों पे लगेगा जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। अब उदाहरण के तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, लीकर हो गया, टोबैको हो गया, ये सारे प्रोडक्ट जिस पे कि जीएसटी नहीं लगाया जाता है। अब जीएसटी क्यों नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इसी से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। जीएसटी में डाल देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, 28%। और तो भी गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर जीएसटी के दायरे में नहीं है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स लगाएगी। तो जो टैक्स 28% तक जाना था हो जाएगा 88% तक, 98% तक। तो ये हो गया। तो बस आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में ये सारे फीचर्स कम से कम, मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, यूज इनकम एंड एक्सपेंस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनेबल मल्टी करेंसी, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, ये सारा फीचर्स आना चाहिए अपने को। इन्वेंट्री फीचर्स में भी इतने सारे लिस्ट हैं जो अभी हमने देख करके बनाए हैं। ये अभी मैंने तैयार किया है आप ही लोगों के लिए, ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बस एक पार्ट बच जाएगा आप लोग का, दैट इज टैली कॉन्फ़िगरेशन, मतलब F12। फिलहाल ज़्यादा लंबा बात नहीं करते हैं, इसको पहले कंप्लीट करते चलते हैं। अगर भूल भी गए होगे तो सब पोर्टल पे है ही हमारा डला हुआ, वहाँ से जा कर के देख लो, यूट्यूब पे सारा वीडियो है। अभी बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन दिया था मैंने टीडीएस अप्लाई करने का। तो टीडीएस क्या होता है, तो टीडीएस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो टीडीएस हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारे इनकम पे लगता है। अब वो हमारा इनकम किस तरह का हो सकता है, सैलरी पे जो इनकम आ रहा है, रेंट पे जो इनकम आ रहा है, कमीशन के तौर पे जो इनकम आ रहा है, हमारा जो प्रोफेशनल फ़ी है उस पर जो इनकम आ रहा है, लॉटरी जीत रहे हैं उस पर जो इनकम आ रहा है। तो हमारे किसी भी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो क्या है, टीडीएस है। अब टीडीएस में अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग सेक्शन बनाया गया है, और उस सेक्शन के बारे में अगर नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे। जैसे सैलरी पे जो टीडीएस लगता है वो अंडर सेक्शन आता है 192,
और कमीशन पे जो टैक्स लगता है वो आता है अंडर 192D 192D। और जो ये हमारा रेंट पे जो लगता है वो है 194I 194I। अब ये इन सारी चीज़ों को कंफर्म भी कर सकते हैं। अगर मान लो हम भुला गए, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि एकदम सब कुछ याद ही रहे, तो हम लिख सकते हैं सेक्शन फॉर रेंट इनकम TDS। अब ये बताएगा कि क्या आएगा, 194I आता है। अब मान लो कि प्रोफेशनल फ़ी हमको चाहिए, फॉर प्रोफेशनल फ़ी अब ये बताएगा कि प्रोफेशनल फ़ी के लिए क्या आता है, 194J। ये भी याद रखना है आपको। अब मुझे कमीशन के बारे में देखना है, कमीशन के बारे में, तो कमीशन के लिए क्या आता है, 194H आता है, या D भी होता है इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो TDS का, तो TDS जो कंपनी काटती है उसको बोलते हैं TDS डिडक्टर, और जिसका TDS कटता है उसको बोलते हैं TDS डिडक्टिंग, है ना। अब उसके बाद सवाल ये आता है कि TDS कंपनी को क्यों काटना चाहिए। अगर मान लो कि हमारी एक कंपनी है, हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉई है, और अगर इस एम्प्लॉई का सैलरी मैं दे रहा हूँ तो सैलरी पे TDS काट के ही मुझे उसे सैलरी देनी है। अगर 20,000 उसकी सैलरी बनती है तो हम क्या करेंगे, उस पर 20,000 रुपये उसका 10% TDS काटेंगे और बाकी पैसा उसको पे करेंगे, तो 18,000 देंगे, 2,000 काटेंगे। अब 2,000 जो काटेंगे वो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किसके नाम पे जमा करवाएंगे, उस एम्प्लॉई के नाम पे जिसका TDS हमने काटा है। अब मान लो इस एम्प्लॉई के नाम पे जो हमने काटा है, उस एम्प्लॉई को कोई सर्टिफिकेट देंगे ना, तो एम्प्लॉई को जो सैलरी के अगेंस्ट TDS काटे हैं उसको जो सर्टिफिकेट होता है उसको कहते हैं फॉर्म 16। अब मान लो कि हमारा हाउस ओनर है और उनका हम बनता है 80,000 रुपया रेंट। अब 80,000 पे अगर TDS काट के देंगे तो उनको 72,000 देंगे, 8,000 हर महीने उनके नाम पे क्या करेंगे, जमा करवाएंगे। हर महीने के 7 तारीख से पहले TDS कब रिटर्न करना होता है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, है ना, टिल नेक्स्ट मंथ ऑफ 7th डेट। तो जो 7th डेट होगा अगले महीने का, उस डेट तक जमा करना पड़ेगा जिसका आप TDS काटे हैं उसके अकाउंट में। तो मान लो कि रेंटल है तो 8,000 रुपया जमा करते गए हम लोग, तो 8,000 रुपये का जो TDS सर्टिफिकेट देंगे हाउस ओनर को, वो क्या कहलाएगा, फॉर्म 16 नहीं, वो कहलाएगा फॉर्म 16A। अदर देन सैलरी के लिए फॉर्म 16 होता है, और 16 के अलावा मतलब सैलरी के अलावा जो दूसरे सोर्स पे TDS काटोगे वो कहलाएगा फॉर्म 16A। अब अगर मान लो वो देखना चाहे मकान मालिक की सही में TDS भरा है कि नहीं भरा है, हो सकता है कि ऐसी 8,000 रुपया घपला कर लिया, तो वो देखेंगे कैसे, वो देखेंगे फॉर्म 26AS। उसके लिए कौन सा फॉर्म होता है, फॉर्म 26AS के द्वारा। अब एक बात कि अगर किसी के भी इनकम पे आपने TDS काटा, लेकिन उसका जो ओवरऑल इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, मतलब टैक्स के दायरा में उनका एनुअल इनकम नहीं आता है, और अगर उनका टैक्स कट चुका है, TDS कट चुका है, तो साल के अंत में जैसे ही वो ITR अपना फाइल करेंगे तो उनके बैंक अकाउंट में उतना पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या मिल जाएगा, रिम्बर्स मिल जाएगा, वापस उनको मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है। तो TDS के बारे में पहला चीज़ क्या याद रखना है आपको, कि TDS के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या रखना है, क्या है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है क्या, कि डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट तो GST है, डायरेक्ट टैक्स जो किस पे लगता है, दैट अप्लाई ऑन सोर्स ऑफ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम, that's why it's called TDS, tax
डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब आमदनी पे जो पैसा जो टैक्स लग रहा है, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आमदनी पे जो सीधा सीधा टैक्स लगेगा वो क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये है क्या, वो तो समझ में आ गया। दूसरी बात ये आती है कि टैक्स टीडीएस काटेगा कौन, तो क्या बोलेंगे, वन हु डिडक्ट द TDS will call TDS डिडक्टर। और जो टैक्स जिसका कटेगा, है ना, एंड वन हु pay TDS will call TDS डिडक्टिंग। मतलब जिसका TDS कटेगा वो कहलाएगा TDS डिडक्टिव, और जो टैक्स काटेगा वो कहलाएगा TDS डिडक्टर। ये भी याद रखना है। अब अगर हम बात करें फॉर्म का, तो बोलोगे 3 फॉर्म्स यूज्ड फॉर TDS। TDS के लिए कितना फॉर्म यूज होता है, पहला फॉर्म क्या इसके लिए यूज होता है, पहला फॉर्म यूज होता है फॉर्म 16। ये किसके लिए होता है, यूज्ड एज TDS सर्टिफिकेट फॉर सैलरी। और दूसरा क्या होता है, फॉर्म 16A। ये किसके लिए यूज होता है, यूज्ड एज TDS सर्टिफिकेट अदर देन सैलरी के अलावा जो होगा उसके लिए। और फिर क्या होता है, फॉर्म 26AS। ये किसके लिए होता है, यूज्ड टू व्यू डिटेल्स ऑफ TDS पेमेंट। TDS का पेमेंट किसने किया, किसने काटा, किसका कटा, किस डेट पे कटा, क्यों कटा, कितना कटा, अगर ये डिटेल हमें देखना है तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फॉर्म 26AS। तो ये तीसरा पॉइंट याद रखना है TDS के रिगार्डिंग। अब TDS किस पे लगता है, TDS किस पे मोटा मोटी लगता है, तो क्या बोलेंगे, TDS अप्लाई ऑन फॉलोइंग काइंड ऑफ इनकम। अब अलग अलग इनकम पे लगता है। अब जैसे कौन कौन सा इनकम पे लगता है, सैलरी पे लगता है, और किस पे लगता है, रेंट पे लगता है, और किस पे लगता है, प्रोफेशनल फी पे लगता है, और किस पे लगता है, कमीशन पे लगता है, लॉटरी पे भी लगता है, लॉटरी पे लगता है, और ऑनलाइन गेम करके खेल के जो पैसा बनाओगे, ऑनलाइन गेम जो खेल के पैसा बनाओगे उस पे लगेगा। इंटरेस्ट लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, जो इंटरेस्ट रिसीव करोगे उस पे लगेगा। तो ये सारे चीज़ों पे क्या लगता है। अब एक बात और कि अगर हम बात करें रेंट का या सैलरी का या प्रोफेशनल फ़ी का, तो ये कितना परसेंट लगेगा, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ऑनलाइन जा कर के देख लें कि किस फाइनेंशियल ईयर में TDS किस पे कितना परसेंट लग रहा है, कितना परसेंट एग्जम्प्टेड है। तो हम देखने के लिए गूगल सर्च पे जाएंगे, TDS फॉर FY फाइनेंशियल ईयर, मान लो 24-25 के लिए हमें देखना है, तो यहाँ पर एंटर करके देख लेंगे कि 24-25 के लिए
टीडीएस रेट क्या है। अब बहुत सारे अलग अलग साइट हैं, जैसे रोजर पे, ये एक ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है तो ये गलत नहीं देगा, यहाँ से भी जाके देख सकते हो। अब यहाँ से देखा जा सकता है कि सैलरी सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टीडीएस किस पे मिल रहा है, सरकार को भी सबसे ज़्यादा टीडीएस के रूप में क्या मिल रहा है, किस पे, सैलरी पे। तो सैलरी 192 सैलरी, और सैलरी कहाँ तक थ्रेशोल्ड है, 2.5 लाख तक थ्रेशोल्ड है, और उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा। 24 से 25 का ना दिखा रहा है, हाँ। इंटरेस्ट पे कितना लगेगा, अगर इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड है 10,000, अगर 10,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है तो उस पर कितना लगेगा, 10% टीडीएस लग जाएगा फटाक से। अगर बात करें यहाँ पे कोई गेम उम खेल के कर रहे हो तो उस पर 30% है सबसे ज़्यादा। रेंट वाला दिखेगा तो बताना हमको। लॉटरी टिकट के लिए भी है, 15,000 से ज़्यादा का है तो 5%। रेंट पे 2,40,000 तक एग्जम्पशन है, मतलब अगर सालाना है, अगर किसी का रेंट से 2,40,000 तक इनकम हो रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो कितना लगेगा। इस पे कितना दिखा रहा है, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे, लेकिन हमको रेंट किस पे देखना है, तो इस पे कितना लग रहा है, 2% लग रहा है। तो इस तरीके से आकर के लेटेस्ट पूरा लिस्ट देख लो, बहुत सारा साइट रहता है, लेकिन कोशिश ये करना है कि या तो हम इनकम टैक्स के साइट पे जा कर के देख लें या कोई पेमेंट गेटवे के साइट पे देख लें, क्योंकि पेमेंट गेटवे समझ लो कि बैंक का एक छोटा भाई है होता है, जिसके थ्रू आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो वो कम से कम ट्रांसपेरेंट होगा और डेटा उसके पास क्या होगा, अप टू डेट होगा। अब हम ही वेबसाइट बनाए, मान लो कि अभी तक हम अपडेट नहीं किए हैं तो पुराना वाला ही डेटा दिखाएगा, इसलिए ये बात कह रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। यहाँ से देख लोगे कि किसके अंदर क्या आता है, यहाँ से भी देखा जा सकता है। नहीं, और रोजर पे वाला ज़्यादा क्लियर था, फॉर्मेट भी अच्छा था उसका। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस किस पे टीडीएस लगता है। अब टीडीएस काटना क्यों ज़रूरी है, टीडीएस अगर नहीं काटेंगे, अब मान लो कि हम साल का देते हैं कितना, साल का 9,60,000 रुपया रेंट पे करते हैं, और हम जब दिखाएंगे एक्सपेंस में तो हमको 9,60,000 पे कुछ रिबेट मिलेगा। लेकिन अगर हम टीडीएस नहीं काटे हैं तो इनकम टैक्स को लगेगा कि ये झूठा दिखाया गया, क्योंकि आप तो टीडीएस के स्लैब में आ रहा था वो अमाउंट, वो अमाउंट तो टैक्सेबल था। तो जब टैक्सेबल अमाउंट था तो आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा, इसका मतलब कुछ झोल झाल है, कुछ गलती हुई है, तो वो उसके लिए आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। इसलिए जब भी टीडीएस के दायरे में आएगा तो उसको टीडीएस काट करके ही बाकी पेमेंट देना है। हाँ, अगर वो बोले भी कि हमको पूरा पैसा चाहिए तो बोलेंगे कि टीडीएस सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं, ये आपको इनकम टैक्स में जमा कराना होगा, वहाँ से पैसा आपको मिल जाएगा रिटर्न। अगर आपकी आमदनी रेंट से 2,40,000 तक है तब आपका जो पैसा आप काटे हैं वो पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी आमदनी रेंट से 2,40,000 से ज़्यादा का है तो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये भी याद रखना है कि काटना क्यों ज़रूरी है, ये समझ लीजिए। अब सवाल ये आता है कि क्या किसी का टीडीएस कटा तो टीडीएस रिफंड होगा, बोलेंगे हाँ बिल्कुल रिफंड होगा, अगर वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है तो। और अगर टैक्स के दायरे में आता है तो रिफंड नहीं होगा। तो ये टीडीएस से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल बातें थी। अब मुझे अगर टीडीएस से रिलेटेड कोई एंट्री करके देखना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले टीडीएस को इनेबल करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं इन सारी चीज़ों को। ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातें हमने बता दी। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे कुछ लेज़र बनाना पड़ेगा। तो हम लेज़र कहाँ बनाएंगे, लेज़र बनाने के लिए अकाउंटिंग पे आ जाते हैं, लेज़र पे आ जाते हैं। सबसे पहला लेज़र क्या बनना चाहिए, सबको पता है, कैपिटल अकाउंट। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से आते हैं और
स्ट्रेचरी पे आ जाते हैं, F3 प्रेस कर करके यहाँ हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, TDS पे, यस कर लेते हैं और इस पे भी यस कर लेते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ टैन नंबर डालना होता है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपनी ही है हमारी। ब्रांच कौन सा है, मान लो पटना ब्रांच है। अब कौन टैक्स काट रहा है, क्या उस पर्सन का डिटेल भी रखना है, नहीं रखना है, तो अभी नो ही रख देते हैं। अगर पैन नहीं रहेगा तो एज अ पेनल्टी कितना TDS कटेगा, 20%। हाँ, पैन नहीं होने का मतलब आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो एज अ पेनल्टी आपको कितना टैक्स TDS देना होगा, जस्ट डबल ऑफ एक्चुअल जो है उसका डबल। कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। अब लेज़र हमें बनाना है किसका, पहला लेज़र बना लेना है मुझे TDS पे का, मतलब टैक्स के रूप में जो TDS पे करेंगे। तो हमने लिखा TDS ऑन सैलरी, और इसको किस में रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स में रखेंगे। यहाँ क्या चूज करेंगे, TDS। नेचर ऑफ पेमेंट एक नया कैटेगरी बना लेंगे और लिख देते हैं यहाँ पे TDS ऑन सैलरी। सेक्शन कौन सा आएगा, 192। पेमेंट कोड क्या होगा, कुछ भी नहीं। रेमिटेंस कोड होगा, कुछ नहीं। अच्छा, क्या लगाना है इस पे, हाँ ये लगाना तो है, कितना %, 10% ना, तो 10। क्या कोई थ्रेशोल्ड भी देना है, जैसे कि 2,40,000 वाला, तो चूंकि अभी 2,40,000 वाला देंगे तो आखिरी तक का इंतजार करना पड़ेगा, तो इसलिए अभी कोई थ्रेशोल्ड नहीं देते हैं, एंटर कर लेते हैं। हो गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पहला लेज़र बनाना है टैक्स का। दूसरा लेज़र बनाते हैं एम्प्लॉय का, जिसको हमको हर महीने सैलरी देना होगा। तो एम्प्लॉय का बना देते हैं। अब नाम किसी का क्या लेना, एम्प्लॉय 1 के नाम से बना देते हैं, और इसको किस में रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे। क्रेडिटर में क्यों, क्योंकि हर इसकी लाइबिलिटीज बनती है, इसकी देनदारी हमारी जिम्मेदारी है, इसको पैसे मुझे हर महीने देने पड़ेंगे एज ए सैलरी, इसलिए इसको सन्ड्री क्रेडिटर में रखेंगे। करंट लाइबिलिटीज में इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि एक बार पेमेंट नहीं करना है, इसको हर महीने पेमेंट करना है, कोई पीरियड नहीं। ये क्या कह रहा है, इज TDS डिडक्टेबल, तो क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल यस करेंगे यहाँ पे। अब ये किस में आएगा, ये नॉन रेसिडेंस में आएगा। अब ये कह रहा है क्या, डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसका अगर हम पैन नंबर नहीं डालेंगे तो दिक्कत क्या होगा पता है, 20% इसका TDS कट जाएगा। तो इसका पैन नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो पहला लेजर टैक्स का, दूसरा लेजर एम्प्लॉय का, तीसरा लेजर बनाना है किसका, तीसरा लेजर बनाते हैं हम लोग किसका, एम्प्लॉय का भी हो गया। अब एक सैलरी का बना देते हैं कि सैलरी देंगे ना, टैक्स का बना दिए, एम्प्लॉय का बना दिए, सैलरी का बना देते हैं। सैलरी पेड ऐसा लिखते हैं, सैलरी पेड। अब सैलरी पेड को किस में रखेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, एक्सपेंस ही ना होगा कंपनी का। TDS इस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, क्या बोलेंगे, हाँ बिल्कुल होगा, एप्लीकेबल होगा। नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, TDS ऑन सैलरी होगा, एक्सेप्ट कर लें। चलो हो गया। अब मुझे TDS की एंट्री करके देखनी है, तो इसके लिए हम लोग कहाँ आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे। अब मान लो पेमेंट करना है मुझे, किसको पेमेंट करना है, पेमेंट किसको करना है, हमें पेमेंट करना है मान लो क्या नाम था, एम्प्लॉय 1 को, एम्प्लॉय 1 को पेमेंट करना है। लेकिन पेमेंट तो बाद में न करेंगे, पहले तो हमें एडजस्टमेंट न करना पड़ेगा, पेमेंट बाद में, पहले एडजस्टमेंट, मतलब ये दिखाना पड़ेगा कि हम इसको इतना पेमेंट दे रहे हैं सैलरी के रूप में, जिसमें से इतना टैक्स गया और इतना उसका एक्चुअल पेमेंट आया। तो एडजस्टमेंट की एंट्री किस वाउचर से होता है, तो अभी कौन सा वाउचर खोलना चाहिए, जर्नल वाउचर। इसमें डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे सैलरी पेड को। सैलरी पेड कितना कर रहे हैं हम, मान लो कि हम 20,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं, आज किसको दे रहे हैं हम, क्या नाम है, एम्प्लॉय 1 को। अब जैसे ही एम्प्लॉय 1 किए तो ऑटोमेटिक कितना हो गया,
18,000 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्यों 18,000 हुआ? क्योंकि 10% इसका TDS कट गया। तो एक्चुअल में 20,000 सैलरी है, लेकिन अब कंपनी देगी इसको कितना? 18,000। अब 2,000 का क्या सर्टिफिकेट दे देगी, लो लास्ट में अप्लाई करना। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से कम रहा तब तो तुमको नहीं देना पड़ेगा, बल्कि पैसा लौट जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नहीं लौटेगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, क्या लेंगे यहाँ पे? न्यू रेफरेंस, करेक्ट, न्यू रेफरेंस। अब और क्या होगा? TDS ऑन सैलरी। बाकी क्या जा रहा है? TDS ऑन सैलरी कितना? 2,000। मतलब सैलरी देंगे हम 20,000, लेकिन 20,000 जो सैलरी दे रहे हैं उसमें से एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है? 18,000। अब 2,000 कहाँ चला जाएगा? TDS ऑन सैलरी, एक्सेप्ट। ये हो गया। अब जब हम आकर के बैलेंस शीट में भी देखेंगे, ऐसे पैसा अभी नहीं लिए हैं, पैसा पहले रिसीव कर लेते हैं। तो पैसा रिसीव करने की एक एंट्री कर लेते हैं हम लोग। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, रिसीट में जाएंगे, यहाँ कैपिटल अकाउंट 5 लाख ले लेता हूँ और डेबिट कैश कर लेते हैं, ताकि कैश रहेगा पड़ा हुआ अपने पास। बैलेंस शीट में आ जाते हैं, करंट असेट्स इतना। अब अगर हम देखें यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ तो 20,000 है, लेकिन इसमें से क्रेडिटर को देना कितना है? 18,000। और 2,000 रुपया किसको देना है? इनकम टैक्स को जमा कराना है। अच्छा, बाद में करवाएंगे, क्वेश्चन दिए थे पहले वो और एंट्री कर लेते हैं। ये तो हो गया एंट्री TDS का, किसके लिए? सैलरी के लिए। अब एक एंट्री किसके लिए कर लेते हैं? रेंट के लिए। चलो, तो रेंट के लिए जो एंट्री करना है उसके लिए फिर कहाँ आएंगे? तो वही लेज़र पे, लेज़र पे आएंगे। लेज़र किसका बनाएंगे बताओ, क्या बनाएंगे? TDS ऑन रेंट एक बना लेते हैं। किस में जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्स में जाएगा, TDS में जाएगा। न्यू कैटेगरी लेंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या लिख रहे हैं? TDS ऑन रेंट। सेक्शन कौन सा आएगा? 194I। 194I आई था ना। अब 10% जाएगा रेंट पे। थ्रेशोल्ड तो होता है 2,40,000, लेकिन डालेंगे नहीं हम। पहला वाउचर, ये पहला लेज़र बन गया किसके लिए? TDS ऑन रेंट के लिए, टैक्स का। दूसरा क्या बनाते हैं? पार्टी का। किसको रेंट देना है? रेंट किसको देना है? मान लो रेंट देना है सिन्हा को, तो क्या डालते हैं हम लोग? सिन्हा जी को देना है, तो हमने लिखा सिन्हा जी। और सिन्हा जी को किस में डालेंगे हम? उनको तो हर महीने देना पड़ेगा जी। तो अंडर क्या जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर। TDS अप्लाई होगा ना इस पे? हाँ, बिल्कुल होगा इन पे। ये कौन है? इंडिविजुअल है, रेसिडेंस भी है, सेम वाउचर में। अब सिन्हा जी पे हम जानबूझ करके अगर पैन नंबर नहीं देंगे तो क्या होगा? इनका कितना TDS कटेगा? यही ना। हाँ, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं हम? अगर पैन नंबर नहीं डालेंगे सिन्हा जी का तो क्या होगा? सीधा डबल टैक्स कटेगा। और अगर डाल देंगे तो जितना है तो डाल दिया जाए, ना डालें, डबल कटवाना है। ठीक है। अब 2 चीज़ें तो हो गया। और अब क्या है? एक एक्सपेंस का बनाएंगे। तो एक्सपेंस के लिए क्या डालते हैं? रेंट पेड। कैसे बनाते हैं? सैलरी पेड, रेंट पेड। और रेंट पेड को किस में डालेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ओ, यहाँ क्या लेंगे? एप्लीकेबल। और इस पे कौन सा अप्लाई होगा? TDS ऑन रेंट की TDS ऑन सैलरी? TDS ऑन रेंट अप्लाई होगा रेंट पेड के लिए। तो बताओ, 3 लेज़र इसके लिए चाहिए था, रेंट के लिए, वो भी बन गया। अब लेज़र बन गया तो फिर कहाँ आ जाना है? अकाउंटिंग वाउचर। अब क्या करें? सबसे पहले F7, क्योंकि पहले तो एडजस्टमेंट। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम? जैसे उसमें किए थे सैलरी पेड, इसमें क्या करेंगे? रेंट पेड। रेंट कितना देना है? मान लो रेंट हमें देना है 30,000 रुपये या 50,000, कितना दे दिया जाए? मान लो 40,000 भी अगर देते हैं तो 48, 30 भी अगर देते हैं तो 12 या 36। हाँ, ऐसे भी तो ज़्यादा ही हो जाएगा। चलो, 30,000 रुपया रेंट दे रहे हैं। और किसको रेंट दिया जा रहा है? सिन्हा जी को। तो रेंट इनको काट के कितना मिला?
और ये सिर्फ रोहित का ही किया जा रहा है, इसका 20% क्यों कटा? क्योंकि अगर 10% कटना होता तो 3000 कटता, लेकिन ऐसे कितना कट रहा है? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है पता? क्योंकि हमने क्या नहीं डाला है, पैन। अगर वही पैन डाल देंगे तो अभी से भी कितना कट होगा? 10%। तो डाल दें या छोड़ दें अभी? छोड़ देता हूँ। न्यू रेफरेंस और बाकी पैसा कहाँ जाएगा? TDS ऑन रेंट एक्सेप्ट कर लें। अब आकर के देखो यहाँ बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज़ में क्या दिखेगा कि क्रेडिटर में 2 गो है, एक एम्प्लॉई एक सिन्हा जी का 24,000 बनता है और एम्प्लॉई 1 का 18,000 बनता है। ड्यूटीज एंड टैक्स मतलब 8,000 में 2,000 रुपया सैलरी पे काटे हो और 6,000 रुपया रेंट पे काटे हो। और अगले महीने के 7 तारीख तक, मतलब अगर अप्रैल चल रहा है तो 7 मई तक ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा उस रेस्पेक्टिव पर्सन के नाम पे जिसके नाम पे आप TDS काटें, ये नहीं कि अपने नाम पे नहीं, उसके नाम पे, ताकि उसके नाम का एक क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। एक सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? फॉर्म 16 और एक मिलेगा फॉर्म 16A। मतलब सिन्हा जी को सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर्म 16A और एम्प्लॉई 1 को मिलेगा फॉर्म 16। ये बातें समझ में आ रही है? चलो, अब एक और क्या बोले थे प्रोफेशनल फी के ऊपर ना, पेनाल्टी देना पड़ता है भाई सब के लिए। तुम काहे दिमाग लगा रही है? वो जो CA होते हैं ना सीनियर, वो सब समझा देंगे, और नहीं तो फिर 2 ही तरीके से लोग सीखता है। अगर पेनाल्टी देना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहीं पे कोई लड़का है, नॉर्मली पढ़ाई कर रहा है, पेमेंट नहीं भी दिया 2 महीना, कोई दिक्कत नहीं, और वही लड़का सीमेज में पढ़ रहा है, 1 दिन लेट होता है तो सीधा 500 रुपया फाइन कर देता है। गार्जियन के पास कॉल चला गया, एग्ज़ाम में नहीं बैठने देगा, मतलब तरह तरह के वो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस डाले होते हैं। तो वही बात है। अब मान लो बहुत सारे लोग थोड़ा दिमागी लाल होते हैं, कोई मान लो ट्रैफिक रूल को ब्रेक किया और उस पर क्या लगा उसको पेनल्टी, और बोले हाँ ना पैसा जमा करेंगे तो मत जमा करो। नहीं जमा करोगे तो यही होगा कि गाड़ी का फिर इंश्योरेंस नहीं होगा दोबारा। समझ में आ रही बात? तो अलग अलग तरह का क्या होगा ये तो हम नहीं तय कर सकते, वो उस समय तय कौन करेगा? वो रेस्पेक्टिव जो अथॉरिटी हैं, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब वो भी उस समय का जो उसका रूल होगा वही ना अप्लाई करेगा, वो भी फिक्स नहीं होगा, वो भी चेंज होता है। तो ये दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्या था? प्रोफेशनल फी। मान लो कि हमारा CA है जो हमारे कंपनी का ऑडिट करेगा, अब हमको अपने CA को प्रोफेशनल फ़ी देना है। अगर प्रोफेशनल फ़ी किसी का 30,000 रुपये तक है तब तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, मतलब उसको उसके TDS नहीं काटने की ज़रूरत है। लेकिन अगर 30,000 से ज़्यादा का अगर हम वाउचर दिखा रहे हैं, एक्सपेंस दिखा रहे हैं, तब हमको TDS उसको काट ही के पैसा देना है। अगर नहीं काट के देंगे तो हमको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो खुद को तो बचाना है, और दूसरे से पैसा काटने में क्या मुँह माया। उसको सर्टिफिकेट दे देना है कि हाँ भाई तेरा इतना पैसा कटा, बाद में आप कर दो रिम्बर्समेंट के लिए, आपको मिल जाएगा। अगर आप टैक्स लैब में नहीं आते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट खाली मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पड़ाव पे। तो क्या था प्रोफेशनल फ़ी के लिए? तो फिर लेजर बनेगा ना इसके लिए। अगेन कितना? 3। तो पहला क्या बना दे? TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी। और उसके बाद ये किस में जाएगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्स में जाएगा। और क्या? TDS में जाएगा। जी हाँ। अब यहाँ तो नया बनाना पड़ेगा, न्यू कैटेगरी। क्या डालेंगे? TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी। सेक्शन क्या होता है? 194J होता है। रेट क्या लगाना है? 10%। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं, ऐसे एक्चुअल में 30,000 का होता है। TDS ऑन प्रोफेशनल फी ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर एक लेजर बन गया, मतलब टैक्स का लेजर बन गया। अब उस बंदे का लेजर बनाना है जिसको हमें पे करना है, जिसे हमें
अब लेकिन उसको हर महीने हमको पे नहीं करना है, रेंट और सैलरी की तरह एक बार पे करना है। तो मान लो उसका नाम है, क्या नाम डाल दिया जाए, वर्मा चलो वर्मा जी डाल दें। वर्मा जी को किस में डाल दें? इनको हम डाल देते हैं या तो सन्ड्री क्रेडिटर में भी डाल सकते हो बिकॉज इनकी देनदारी बनती है, और नहीं तो इनको आप करंट लाइबिलिटीज़ में भी डाल के छोड़ सकते थे। किसमें? करंट लाइबिलिटीज़ में। अब इन पर टैक्स टीडीएस अप्लाई होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। और ये क्या है? इनकी भी कंपनी है, तो यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे हम लोग? हाँ, अब उसके बाद हम लोग टीडीएस, हाँ इसी पे कटेगा। अब वर्मा जी का पैन नंबर डाल दें। हाँ भाई खुद सीए हैं तो इनका तो पैन नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्मा जी का ये बन गया। अब किसका बनाना है? अब एक्सपेंस का एक बनाना पड़ेगा। तो एक्सपेंस क्या डाल रहा है? ऑडिट फी। ऑडिट फी के नाम से खर्च कर रहा हूँ मैं, इसको किस में डालेंगे हम? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। टीडीएस एप्लीकेबल होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। क्या, कौन सा? टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ी, ये अप्लाई होगा। एक्सेप्ट कर लूँ? जी हाँ। अब क्या करना है इसका एंट्री? तो हम आएंगे कहाँ पे? जर्नल पे, और क्या चूज़ करेंगे? टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ी। अब कितना पैसे दे रहा हूँ मैं? मान लो इनका फ़ी बनता है 40,000 रुपये। फ़ी कितना बन रहा है? 40,000 रुपये। हाँ, ऑडिट क्यों करेंगे? और इसमें किनको दे रहा हूँ मैं? वर्मा जी को ना। किनको? वर्मा जी को। ऑडिट फी लिए हैं। एक्सपेंस कौन सा लिए हैं? ऑडिट फी लिए हैं, तब ऑडिट फी ही लेना पड़ेगा। ऑडिट फी कितना? मान लो 40,000 रुपये। ज़्यादा हो रहा है? हाँ अब सही है। और किनको देना है ये? वर्मा जी को। वर्मा जी का कट करके कितना आ गया? ठीक है, 4,000 रुपया कटेगा ना 10% के हिसाब से। और बाकी पैसा कहाँ गया वर्मा जी का? टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ी पे गया। एक्सेप्ट कर लिए। अब आकर के देखो कि तुम्हारा कितना अभी टैक्स लाइबिलिटी बनता है। करंट लाइबिलिटीज़ में जाओ, ड्यूटीज एंड टैक्स बढ़ के इतना हो गया। अब इन टैक्स का भुगतान कैसे करोगे, पे कैसे करोगे गवर्नमेंट को? अब वो देख लेते हैं। तो टीडीएस काटना तो सीख लिए ना। अच्छा, टीडीएस अगर देखना है तब कैसे देखेंगे टीडीएस की एंट्रीज, कि हमें कितना टीडीएस अभी गवर्नमेंट को पे करना है? एक तो यहाँ से भी देख रहा है, वही चीज़ मैं यहाँ से भी देख रहा हूँ कि टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ी पे इतना काटा हूँ मैं, अप्रैल मंथ का ही ये। खोलेंगे तो यहाँ वाउचर खुल जाएगा डायरेक्ट नेक्स्ट एंट्रीज में। और टीडीएस रेंट पे कितना काटा हूँ मैं? 6,000। और टीडीएस सैलरी पे इतना काटा हूँ। किसका कटा हुआ है वो अगर देखना है तो यहाँ पे जाके देख सकता हूँ। अब रही बात कि मुझे देखना है टीडीएस का और डिटेल डीपली, तो हम कहाँ चलेंगे? डिस्प्ले पे आएंगे और यहाँ कहीं दिखेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, इसमें टीडीएस रिपोर्ट पे आएंगे। अब टीडीएस रिपोर्ट में यहाँ पे फॉर्म 26Q, फॉर्म 27Q ये सब नहीं देखना है। मुझे क्या देखना है? टीडीएस आउटस्टैंडिंग्स, मतलब कितना मुझे देनदारी बनता है टीडीएस का। तो यहाँ से भी वही चीज़ देख सकते हैं। टीडीएस ऑन प्रोफेशनल फ़ी आपका इतना बनता है टोटल पेंडिंग, टीडीएस ऑन रेंट इतना बनता है, टीडीएस ऑन सैलरी इतना बनता है। अब प्रोफेशनल फ़ी किसका काटे हैं अगर वो देखना है आपको पार्टी वाइज, तो F6 भी दबा सकते हैं। तो अब पार्टीज वाइज यहाँ पे दिखाने लगा। अब पार्टी वाइज यहाँ एम्प्लॉई 1 का कितना बनता है? 2,000। सिन्हा जी का कितना बनता है? 6,000। वर्मा जी का कितना बनता है? 4,000। तो पार्टी वाइज भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। और अगर वही कैटेगरी वाइज देखना है तो पहले जैसे देख रहे थे वैसे देख सकते हैं। मान लो प्रोफेशनल फ़ी के बारे में देखना है तो यहाँ से भी जा करके देखेंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं कि वर्मा जी का कटा था।
क्लियर। अब यहाँ से भी जा कर के देखो तो यहाँ पे डिडक्टिव टाइप दिखा रहा है। इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो ऑल आइटम्स, सभी के बारे में दिखाएगा। अब रही बात लेज़र विदाउट पैन अगर देखना है तो ये कैसा है सिन्हा जी, जिनका कि अभी तक क्या नहीं है, पैन नहीं है। अब यहाँ से क्विट कर जाऊँ मैं और पेमेंट कर दिया जाए। कैसे पेमेंट करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, पेमेंट पे जाएंगे, एक एक को पेमेंट कर देते हैं। तो पहले पेमेंट कर देते हैं एम्प्लॉय 1 को। कितना पेमेंट इसका बनता है भाई, 18,000 रुपया पेमेंट बनता है अगेंस्ट रेफरेंस दिस। और किससे पेमेंट कर दिया जाए, कैश से पेमेंट कर दें। अब देखोगे बैलेंस शीट में आकर के तो एक लाइबिलिटीज़ घट गया, 72,000 दिखा रहा होगा। अब 2 ही बचा है, सिन्हा जी और वर्मा जी, बाकी 2 का लाइबिलिटी ख़त्म। अब दोबारा आते हैं, अब सिन्हा जी को भी पैसा दे दिया जाए। तो सिन्हा जी कहाँ पे हैं, ये रहे। सिन्हा जी का टोटल कितना देनदारी बनता है, अब याद भी नहीं करना, यहाँ पे दिखता है कि उनका कितना बैलेंस है, 24,000 है अगेंस्ट रेफरेंस, ये बिल नंबर 2 के अगेंस्ट। और कैश से ही पेमेंट कर देते हैं इनको। अब पेमेंट किनको कर दिया जाए, वर्मा जी को। वर्मा जी का कितना पेमेंट बनता है, 36,000 वर्मा जी का पेमेंट बनता है। एक्सेप्ट कहाँ से कर लें, कैश से डाल दें, हाँ डाल देते हैं। अब आकर के अगर हम बैलेंस शीट चेक करेंगे तो करंट लाइबिलिटीज़ में सिर्फ क्या बनता है, टैक्स वाला पैसा। बाकी सबको तो पे कर चुके करंट क्रेडिट, ये सन्ड्री जो क्रेडिटर्स था उसको। अब ये जो टैक्स का पैसा वो किसी पार्टी को देंगे, नहीं, इनकम टैक्स को। तो चलो हम लोग इनकम टैक्स में इस पैसे को जमा कराते हैं। कैसे, तो इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में भी पेमेंट पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग चलेंगे स्टेट पेमेंट, स्टैच्यूटरी पेमेंट पे आएंगे। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ TDS चूज़ करेंगे। अब ये 1 अप्रैल मतलब अप्रैल मंथ का पैसा TDS काटे हो आप सभी का। तो अप्रैल मंथ का अगर है तो 7 तारीख से पहले जमा करवा देते हैं। तो 2 मई को जमा करवा देते हैं या 1 मई को जमा करवा देते हैं। तो यहाँ डालेंगे 1/4/24 से लेकर के 2/4/24 तक का। ठीक है, किस सेक्शन वाले को जमा करवाना है, ऑल सभी का। अगर सभी का करवाना है तो एक बार में ले सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ से बारी बारी से लेना पड़ेगा। ऑल आइटम्स ले लेते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट सब ऑल आइटम्स जितना बताएं ऑल, यहाँ भी ले लेते हैं ऑल आइटम। कैश की बैंक, कैश से जमा करवा देते हैं। तो एक बार में पूरा का पूरा उठा लिया। बताओ, TDS ऑन प्रोफेशनल फ़ी इतना जमा करेंगे हम, TDS ऑन रेंट इतना जमा करेंगे, और TDS ऑन सैलरी कितना जमा करेंगे, इतना। एक्सेप्ट कर लिया जाए, यस। अब आकर के अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट तो कोई टैक्स लाइबिलिटी बचा अपना नहीं, करंट लाइबिलिटीज क्या हो चुका है, 0। क्लियर कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत। यही क्वेश्चन तो दिए थे तुम लोग को, हम तो और पीछे वाला भी चीज़ कवर करके बता दिए। अब अगर हम डिस्प्ले पे भी जाएंगे, यहाँ स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स पे जाएंगे, TDS रिपोर्ट पे आएंगे, TDS आउटस्टैंडिंग पे आएंगे, कुछ नहीं दिखलाएगा क्योंकि जो बनता था TDS पेमेंट वो हमने कर दिया। क्या, और बाकी GST वाला भी है। GST का वीडियो बना के डाले थे कि नहीं डाले एक दिन पे, आपने पोर्टल पे है कि नहीं है, GST का है।